हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। क्लास 12th एनसीईआरटी कोर्स में अब तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड या फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। आज की क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी कोर्स आपको मिल रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितने लोग भी जुड़े हैं आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और सभी से कहिए क्लासेस रेगुलर चल रही है और आप ट्राई करो कि क्लासेस को डेली देखो। कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछो, उसके लिए भी आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी तो आप उसे करते रहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, आप अच्छे तरीके से सारी तैयारी कर सको। चलो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ के पहले हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो दो टाइप ऑफ चार्ज थे हम लोगों ने अब तक पढ़ा। कितने टाइप ऑफ चार्ज थे? देयर वर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन वाज पॉजिटिव एंड अनदर वाज नेगेटिव। एक चार्ज हमने पढ़ा था पॉजिटिव और दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव। और ये भी हम लोगों ने बात किया था कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अगर ये हमारा हो पॉजिटिव और ये भी हमारा हो क्या? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर हमारे पास हो नेगेटिव और नेगेटिव तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल करने का मतलब है कि ये वाला पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव दूसरे वाले पॉजिटिव को कहां भेजेगा? अपने से दूर। दूसरा वाला पॉजिटिव पहले वाले पॉजिटिव को कहां भेजेगा? अपने से दूर। नेगेटिव नेगेटिव के भी साथ क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस हो जाएगा। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगा रहे। अच्छा, क्या अगर दूर भगा रहे होंगे तो उस पर कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन का कुछ वैल्यू होगा, कुछ अमाउंट होगा। अगर इसी के अपोजिट बात कर लें, अनलाइक चार्जेस, जहां पर क्या हो जाता है? आपका एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाता था? एक नेगेटिव हो जाता था। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा और वो नेगेटिव वाला कहां आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। यहां पर भी इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा है और फोर्स का कुछ क्या होगा? अमाउंट रहा होगा। उस फोर्स की अपनी कुछ वैल्यू रही होगी। तो कूलम्ब ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो फोर्स इन चार्जेस के बीच लग रहा है उसका अमाउंट कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। इसके लिए इन्होंने क्या लिया? टॉर्सन बैलेंस लिया और उसकी हेल्प से इन्होंने फोर्स का अमाउंट निकाला कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कैसे दोनों चार्ज के अपीयरेंस, दोनों चार्ज दूर रखे हैं कि पास रखे हैं, या फिर उन चार्जेस की वैल्यूज को बदल दें अगर, तो फोर्स कैसे चेंज हो रहा है। इन सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटली किया, प्रैक्टिकली किया और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकाले और उसी को यहां पर हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो, एनसीईआरटी से जो काम की बातें हैं वह पूरा आपको एकदम बता दूंगा कि ये वाला पॉइंट पढ़ लो। देखो, अगर आपके पास टाइम है तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, और अगर टाइम नहीं है तो जो जो लाइंस मैं आपको कह दे रहा हूं कि ये वाली लाइंस पढ़ लेना या फिर ये वाली लाइंस काम की, उन्हें मार्क कर लो आप अपने बुक में। क्लास लेते समय बुक को सामने रख लो, एक नोट्स भी सामने रख लो। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उन्हें नोट करते जाओ, जो नोट्स पॉइंट है उन्हें नोट करते जाओ और एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं। तो एक सीधी सी बात सबसे पहले कूलम्ब ने कहा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज वो होता है जब चार्ज के बीच की डिस्टेंस उनके साइज के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी तो आप उसे क्या कहोगे? पॉइंट चार्ज कहोगे। सोचो, अगर एक हमारे पास इतना बड़ा सा या बॉल, जो नॉर्मली आप बॉल से क्रिकेट खेलते हो, उस बॉल के साइज के दो चार्जेस हैं। अब बॉल का अप्रोक्सीमेटली रेडियस मैं सपोज कर सकता हूं कि 5 सेंटीमीटर या फिर उससे भी लेस होगा, अराउंड 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होगा। और अगर उसको सोचो कि दो चार्जेस को हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दें तो 1 मीटर के गैप के कंपेयर में उनकी जो साइज है वो अराउंड 50 टाइम्स कम है। तो यहां पर आप उन दोनों चार्जेस को क्या सपोज कर लोगे? एज अ पॉइंट चार्ज सपोज कर लोगे। अगर बॉल की जगह आपका पेन है, इवन पेन भी है, दो डिफरेंट पेन है या दो डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये भी दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे रखी हुई है कि इनकी साइज उनके बीच के डिस्टेंस से नेग्लिजिबल हो जाए, उससे बहुत छोटी हो जाए, तो भी आप उसे क्या करोगे? पॉइंट चार्ज ही सपोज करोगे, पॉइंट चार्ज ही एज्यूम करोगे। तो पॉइंट चार्ज होगा तभी कूलम्ब्स लॉ फॉलो होगा, नहीं तो फॉलो नहीं होगा। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी। और पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोगों ने क्या किया है? ऑलरेडी ही पढ़ लिया। देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइंस ली है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी को लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया कि कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या कंक्लूजन निकाला है, उन्हीं सारी चीजों की बात कर रही। चलो एक बार पहले कूलम्ब्स लॉ मैं तुमको अच्छे तरीके से समझा देता हूं।
देखो टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स के लिए यूज होती है, उसके फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, जिसकी डिस्कवरी भी कूलम्ब्स ने की है। बाद में केवेंडिश ने इसको यूज करके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में आपको पता होगा बिगर जीनर, उन सारी चीजों की वैल्यू भी कैलकुलेट की। और यहाँ पर कूलम्ब्स ने भी इसका यूज करते हुए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे आप कहते हो, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, उसका भी प्रैक्टिकल व्यू दिखाला, उसका भी एक कंक्लूजन निकाला। ध्यान से देखो, अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, इसे मैं नाम दे रहा हूं Q1 और इसे मैं नाम दे रहा हूं क्या, Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में एक फोर्स लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है, ये भी एज्यूम कर लेते हैं, तो Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ध्यान से सुनो, अभी एक बात करते हैं कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, हमें यह भी पता है कि Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। Q2 भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इनके बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, R है। तो कूलम ने बताया कि ये जो फोर्स लगता है F, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, पहली बात तो इन्होंने बता दी कि ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे। प्रैक्टिकली किया, प्रैक्टिकली करने पाया कि दोनों ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जो फोर्स थे वो क्या थे, सेम थे। और जो वो सेम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल का, उनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आप इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसी कारण से इस लॉ को कूलम्ब्स का क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। देखो अब यहां पर क्या हुआ, कूलम्ब के अकॉर्डिंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के। आपको पता है अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर के। आगे की कहानी भी आप जानते हो, हमेशा पढ़ते आए हो कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हमें इक्वल बनाना है, अगर हमें कैसा बनाना है, इक्वल बनाना है, तो आपको एक कांस्टेंट लेना होता है के कांस्टेंट ले लीजिए, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहां पर के एक हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इस के को हम लोग थोड़ा स्मॉल बना दे रहे हैं क्योंकि बिगर के बाद में कुछ और नोटेशन के लिए यूज होगा। ये हो गया कूलम्ब्स का फॉर्मूला। तो ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ये बात आपको पता चल गई। यहां से आपको ये भी बात पता चली है कि जितना फोर्स Q1 पे लग रहा है उतना ही फोर्स किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। तो अगर दोनों पर फोर्स बराबर लग रहे हैं, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है अपोजिट, ध्यान से देखो बोर्ड पे देखो, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, तो एक जा रहा है लेफ्ट की तरफ, एक जा रहा है राइट की तरफ, तो डायरेक्शन तो डेफिनेटली अपोजिट है। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पे सेम फोर्स लग रहा और दोनों अपोजिट लग रहे हैं। अरे यार तो ये थर्ड लॉ नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ यही बात तो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी एक्शन होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रिएक्शन होगा और इक्वल होगा। तो यहां पर अगर देखो, इस वाले फोर्स को मैं नाम दे देता हूं FA और इस वाले फोर्स को नाम दे देता हूं FB। तो जो फोर्स FA है वो FB के बराबर है, बट एक की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब जो कूलम्ब का फोर्स था जो चार्जेस के बीच लग रहा था वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, जिसे आप एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। चलो एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, देखो अगर एनसीईआरटी यहां पर देखोगे तो एनसीईआरटी बोलता है आपसे, जो एनसीईआरटी में काम की बात लिखी हुई है मैं आपको वो बता रहा हूं। इसके पहले वाला जो पैरा था वो पीछे वाले में था, मैंने आपको बता दिया था, वहां से एक लाइन इंपॉर्टेंट जो थी। अब यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है ये फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर इन्होंने फॉर्मूले को मॉड से लिखा है। F इज इक्वल टू क्या बोला है, K टाइम्स मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मॉड ऑफ Q1 Q2 का मतलब है कि अगर इनके बीच कोई दूसरा चार्ज हो और उसकी वैल्यू नेगेटिव, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, फोर्स के वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए इन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गिवन बाय, जो चार्ज पर लगने वाला मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किसके द्वारा दिया है, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो
यहां से लेकर के यहां तक की जो कहानी है, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया है कि टॉर्सन बैलेंस यूज करके कैसे उन्होंने चार्जेस का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाला है। ये पूरी वही कहानी चल रही है। तो अगर तुम्हारा मन होगा इसे पढ़ने का तो पढ़ लेना, नहीं मन होगा तो कोई बहुत जरूरत नहीं है इसे पढ़ने की। नेक्स्ट, अगर इसके आगे की बात करें तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, ये वाला पैरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो देखो, अब अगर मैंने ऊपर वाले पैरा को आपको बता दिया ना कि उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखी हुई है, ये साइड में थोड़ा सा आपका कूलम्स के बारे में जानकारी दिया हुआ है, उनकी कुंडली बनाई गई है, तो इसे भी पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपकी इच्छा है कि हम नहीं, मुझे बुक पढ़ना ही पढ़ना है, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, नहीं कोई बात नहीं। अब देखिए यहां वाले पैरा में क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर उन्होंने बोली है कांस्टेंट की वैल्यू। जो इस फॉर्मूले में हम कांस्टेंट के ले रहे थे, उस के की वैल्यू इन्होंने डिफाइन की है, जो होती है 9 टाइम्स 10⁻⁹। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। देखो यहीं पर इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो वैल्यू ऑफ के है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 9 टाइम्स 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इसी की हेल्प से 1 कूलम्ब का जो आप कह सकते हो, इसी की हेल्प से 1 कूलम्ब को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है एनसीईआरटी में। चलो पहले इस के की वैल्यू बात कर लेते हैं। के यहां पर क्या है, तो के को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि के कांस्टेंट ले रहे थे और इस फोर्स का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 9 टाइम्स 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनना, ये के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस से डायमेंशन और यूनिट पूछे जाते हैं। अब अगर मैं डायमेंशन कहा होगा तो तुम फिर से चले जाओ पीछे, अपने याददाश्त को थोड़ा बढ़ाओ, क्लास 11th में पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन सारी चीजें पढ़े रहते थे। तो के की अगर हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे के की यूनिट और डायमेंशन, तो फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा, Q1 और Q2। देखो F क्या है, फोर्स, R क्या है, डिस्टेंस। अगर मैं यूनिट ऑफ के की बात करता हूं, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम की यूनिट, सॉरी चार्ज की यूनिट कूलम, और दूसरे चार्ज की यूनिट भी कूलम। तो एक तो आपका ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इस यूनिट को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दिया जाए, मतलब न्यूटन की जगह पर लिख दिया जाए किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ये जो न्यूटन का एक्चुअल या फिर आप कह सकते हैं एमके सिस्टम में जो उसकी यूनिट बन रही है, और फिर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे कूलम किलोग्राम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये हो गया यूनिट ऑफ के। के क्या था आपका यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर मैं यहीं पर बात कर लूं डायमेंशन ऑफ के, इसकी बात कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ के, फिर से डायमेंशन ऑफ के क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ के किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला को फिर से रीअरेंज करो, के की वैल्यू आपको मिलेगी एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2, Q1 और Q2। ध्यान से सुनना, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन आप सभी जानते हैं क्या होती है, MLT-2। आर क्या है, आपका लेंथ है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई Q1 Q2। Q1 क्या है, यहां पर चार्ज है, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है हमेशा AT। Q की डायमेंशन क्या होती है AT, A है एम्पियर, T है टाइम, तो ये हो जाएगा आपका AT स्क्वायर, AT स्क्वायर। चलो ये हो जाएगा M LT-2 टाइम्स L स्क्वायर, और बॉटम में था AT स्क्वायर, जब आप इसे कहां लाओगे, न्यूमरेटर में लाओगे तो A-2 T-2 हो जाएगा। इसे लिखेंगे, कंबाइन करिए, M1 L3, L की पावर 1 यहां था, L की पावर 2 यहां था, आपको पता है बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, T की पावर में क्या आ जाएगा -4, -2 यहां है, -2 वहां है, तो माइनस ऑफ और 4, और A की पावर में -2 एज इट इज आप लिखे रहेंगे।
तो आपको यहां पर फाइनली जो डायमेंशन ऑफ के मिला है वो क्या मिला है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, और उसकी वैल्यू आपको मिली है m1l3 t टू द पावर माइनस ऑफ 4 एंड a टू द पावर 2, a टू द पावर माइनस ऑफ 2। चलो, ये आपकी वैल्यू हो गई डायमेंशन ऑफ के का, और यहां पर है आपका यूनिट ऑफ के। ये थी के से रिलेटेड बात, जो एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली अलग से नहीं दी गई है। अगर हम लोग पीछे पेज पे आते हैं तो के से रिलेटेड आपका यूनिट तो दिया गया है, लेकिन डायमेंशन नहीं दिया गया है, जो डायमेंशन आपसे पूछा जाता है। तो ये एनसीईआरटी का हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर ली। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में 2 स्टार पॉइंट दिए हुए हैं, ये किस लिए दिया गया है, आपको बताया गया है यहाँ पर कि टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, उसका यूज फोर्स के लिए किया जाता है। और इस लाइन में जहां पर हम लोगों ने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, एक्चुअली जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वो चार्ज को डिवाइड कर रहे थे, किसी एक चार्ज को क्यू लिया, और जब क्यू को किसी न्यूट्रल चार्ज के साथ अटैच करते हैं तो दोनों पे चार्ज हो जाता है बराबर। अगर एक हमारे पास चार्ज हो क्यू और इसको किसी जीरो चार्ज वाले के पास ले जाते हैं तो इन दोनों पर क्या हो जाएंगे, चार्ज बराबर हो जाएंगे। तो इस पे हो जाएगा Q/2 और इस पे हो जाएगा Q/2। तो ये कह रहा है कि ये सेकेंड स्टार पॉइंट आपका कहता है कि ये फॉलो कर रहा है किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये जो सेकेंड यहां पर आपका पॉइंट है इसको दिया हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। देखो अब इस k के बाद जो हमारी k आई है उस k के अकॉर्डिंग हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 कूलम क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 2 चार्जेस हो 1 कूलम के और 1 कूलम के, ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। K की वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 1, Q2 की वैल्यू भी 1 और डिस्टेंस R की वैल्यू भी 1। सो दिस इज द फोर्स। तो F की वैल्यू क्या आ गई, 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन। ये आ गया फोर्स का वैल्यू। तो मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 1 कूलम इज दैट चार्ज which applies 9 times 10 raised to the power 9 Newton force on another 1 coulomb charge which is aparted or which is situated at 1 meter from that charge। यही बात यहां पर लिखी गई है कि 1 coulomb charge is that when placed at a distance from 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum experiences as an electric force of repulsion of magnitude of 9 times 10 raised to the power of 9। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पर 9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9। तो अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ पे बात कर लिया, 1 कूलम की डेफिनेशन पे बात कर लिया, और कूलम्स लॉ को समझ लिया कि ये कूलम्स लॉ आखिर फोर्स क्या है, किस किस तरीके से दिया गया है, उसको हम लोगों ने समझ लिया। ध्यान से सुनिएगा, एक बात जो हमें आगे मिलने जा रही है उसे हम लोग थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर आगे वाली बातों को समझेंगे। कूलम्स का फोर्स आपको कैसे मिल गया, कूलम्स का फोर्स मिला F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इसे समझिए, यहां पर जो K है आपका, इस K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे आप कहते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे आप क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अच्छा, परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी का मतलब है, अगर इस शब्द को ब्रेक डाउन करो, इस वर्ड को ब्रेक करो, तो परमिट मतलब कोई मीडियम या फिर वैक्यूम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कितना परमिट कर रहा है, वो प्रॉपर्टीज आप बात कर रहे हैं किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी अपनी फिक्स वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है किसके लिए, ये एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए है 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं तो क्योंकि ये K के जस्ट इनवर्स है तो इसकी यूनिट भी K की क्या होगी, इनवर्स होगी। K की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। फिर से वही बात, आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है।
नीट में भी एक दो बार इसका बेस क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होती हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आज भी पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। चलो एप्सिलॉन नॉट, अगर हम लोग फॉर्मूले में इस वैल्यू को वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमें कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मिल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, कूलम्ब्स लॉ का। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर हम लोग डायरेक्टली डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यूनिट की अगर नहीं बात कर रहे हैं, अगर यूनिट भी बात करते हो तो यहीं से हो जाएगा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q1 Q2 अपॉन में यूनिट ऑफ F टाइम्स यूनिट ऑफ व्हाट, R स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q1 Q2, डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स टाइम्स डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर। Q1 Q2 की डायमेंशन क्या होगी, A स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि AT होती है एक चार्ज के लिए और दो है तो A स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, और R स्क्वायर के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई M, L आ जाएगा 3 और T की पावर आ जाएगी माइनस ऑफ 2। सारे डिन्यूमरेटर फंक्शंस को कहां ले आओ, न्यूमरेटर में, साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 3 T रेस टू दी पावर ऑफ 4 हो जाएगा। 2 इसका है 2 इसका है, जब ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर्स ऐड हो जाती हैं तो आप उसे क्या करोगे, 2 + 2 करोगे, टोटल हो जाएगा 4, और बचा आपका A स्क्वायर है, A स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में ये विधिवत या कह लो आप परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। चलो अब देखो, तुमको डराने के लिए ये वाली चीजें एकदम शुरुआत में ही दे दी गई हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है, क्योंकि भाई फोर्स तो वेक्टर है, और अगर फोर्स वेक्टर है तो फोर्स को कैसे वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो हमेशा उसको वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका कहना है कि भाई अगर कूलम्ब्स लॉ वेक्टर है तो उसको वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करो, इसके लिए क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए इन्होंने पूरी कथा यहां पर लिख दी है। ये जो तुमको लग रहा होगा या फिर जैसे तुम देख करके डर गए होगे, तो ये पूरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, हम लोग अभी इस पे बात करेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हो जहां पर इन्होंने एप्सिलॉन नॉट को लिया है, रिप्रेजेंट किया है, ये वाला पॉइंट अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि F की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया गया है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को परमिट करने की जो कैपेसिटी है उसे आप क्या कहते हो, परमिटिविटी। चल अब हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म, ध्यान सुना, वेक्टर आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिए रहते हो, और वेक्टर का मतलब आप समझते हो कि हम हमेशा लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसके साथ लिखेंगे क्या, डायरेक्शन, इसके साथ लिखेंगे डायरेक्शन। कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड का अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर K एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K और Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाता है, R स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला किसका, फोर्स का। अब इसके साथ डायरेक्शन लिखना है, अगर डायरेक्शन x के अलोंग है तो x एक्सिस, तो इसी के साथ क्या लिख दोगे, अलोंग x। फिर अगर y के अलोंग है तो y, z के अलोंग है तो z। लेकिन क्या ये जरूरी हर टाइम आपको x y z डिफाइन हुआ होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता हो किसी टाइम आपको x बोल रहा हो, किसी टाइम कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमने बस ऐसे कह दिया कि स्पेस में ऐसे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब इसके लिए बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ नहीं डिफाइन किया है कि x है कि y है। तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाएगी कि डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करें। तो उस कंडीशन में आप यूज करते हो यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर क्या होता है क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो।
यूनिट वेक्टर को हम लोग हमेशा डिफाइन करते हैं कैप का फॉर्म, वेक्टर का कैप। अब सोचो, दो चार्ज पार्टिकल हैं, हमने मान लिया कि वो स्पेस में कहीं पर भी रखे हुए हैं। ये पहला चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। एक स्टार्टिंग पोजीशन मान लेते हैं यहां पर ओरिजिन की ये है, यहां मान लो कहीं भी मान लो। ओरिजिन पोजीशन से 1 की वैल्यू है R1 और 2 की वैल्यू है R2। ये क्या है, उसकी पोजीशन है। दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की क्या है, पोजीशन है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, ध्यान से देखना, क्योंकि पोजीशन भी वेक्टर फॉर्म में चल रहा है। पोजीशन किस फॉर्म में चलता है, वेक्टर फॉर्म में। तो यहां से यहां एक ये वेक्टर हुआ, यहां से यहां ये दूसरा वेक्टर हुआ। जब आप 1 से 2 जाओगे तो ये थर्ड वेक्टर है। एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है। 1 से 2 जाएंगे तो ये तीसरा वेक्टर 2 की तरफ इंडिकेट करेगा, और अगर 2 से 1 आएंगे तो ये 1 की तरफ इंडिकेट करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जब आप 1 से 2 जा रहे हो तो इसे हमने नाम दिया R21, जिसे आप क्या लिखते हो, R2 माइनस R1। और ये सारी चीजें होती हैं वेक्टर के फॉर्म में। ये सारी चीजें किस फॉर्म में होती हैं, वेक्टर फॉर्म में। जब आप 1 से 2 जा रहे थे तो R21 लिखा, जब 2 से 1 आओगे तो उसे कैसे लिखोगे, R12 लिखोगे, और वेक्टर के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और इसी को अगर हम लोग कैप लगा दें, इसी के ऊपर हम लोग क्या लगा दें, कैप, तो वो बता देगा 1 से 2 की डायरेक्शन है या फिर 2 से 1 की डायरेक्शन है। तो अगर मैं लिख रहा हूं R21 कैप, तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम 1 टूवर्ड्स 2। और अगर इसी की जगह पे मैं लगा दूं R12 कैप, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1। और फोर्स भी तो ऐसा ही लगता है। देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां पर था, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर था, ये वाले ने इसकी इस तरफ फोर्स लगाया, मतलब 1 से 2 की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। दूसरे वाले ने पहले पर इधर फोर्स लगाया, मतलब 2 ने 1 पर 2 से 1 की डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो इस वाले को नाम दे दिया R21 कैप, इस वाले को नाम दे दिया R12 कैप। सिंपल, और कुछ नया लॉजिक, कोई फंडा यूज नहीं करना है, और यही एनसीईआरटी में दिया है। ध्यान से देखो, अगर एनसीईआरटी की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो डायग्राम बना हुआ है। जो डायग्राम देख करके तुम सबसे पहले डर जाते हो, डायग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, यहां पे डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में इसे बना दिया है ओरिजिन पॉइंट। यहां से पहले वाले चार्ज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसे बोल दे रहा R1, और दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल की जो पोजीशन है वो है R2। एनसीईआरटी थोड़ा सा आलस करता है, और उस आलस में क्या करता है ये कि वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाता है, उसे बोल्ड फॉर्म में लिख देता है। देखो, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे ना, तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा डार्क से लिखी हुई है, और रियलिटी में या फिर तुमने जो पढ़ा है अपनी क्लासेस में कि कभी भी हम वेक्टर लिखते हैं तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एरो। आप अपनी कॉपी में भी लिखोगे तो उसके ऊपर क्या लगाओगे, एरो। तो एक्चुअली में यहां पर इन सारी चीजों के ऊपर क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। यहां पर भी एरो है, 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 यहां भी एरो है, यहां भी एरो है, यहां भी एरो है, और हर जगह एरो है। बट उसने क्या किया है कि एरो ना लगा करके इसको बोल्ड फॉर्म में लिख दिया है, मतलब थोड़ा सा डार्क फॉर्म में लिख दिया है। हो सकता हो आपको डार्क थोड़ा सा दिख रहा हो। चलो देखो, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 यहां पर समझते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेस लेंगे। यहां से यहां जा रहे हैं तो इसे R1 नाम दे रहे हैं, और यहां से यहां जा रहे हैं तो इसे R2 नाम दे रहे हैं। ध्यान सुनना, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो R21 वेक्टर क्या हो गया, R2 माइनस R1 वेक्टर हो गया। और 1 से 2 पर फोर्स क्या है, तो वो है F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो है F21। और ये भी F21 वेक्टर है, ये भी क्या है, F21 वेक्टर। तो F21 की डायरेक्शन ये है, इधर वाली डायरेक्शन को भी R21 कह रहे हैं। तो जब F21 का फॉर्मूला लिखोगे, F21 को जब फॉर्मूला में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में, जहां पर R लिखते थे वहीं पर लिख दो R21 का स्क्वायर, और यहां पे लगा दो R21 कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, हो गया खत्म। कुछ नया नहीं था, कोई जितनी कथा दे रहे हैं उनको भूल जाओ। जो मैं तुमने एक लैंग्वेज बता दिया कि K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर और R21 कैप लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया, उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। ये जो भी कथा यहां पर दे रहे हैं, जो भी रामायण यहां पर आपकी चल रही है, वो बस समझाने के लिए चल रही है। एक जो आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनी होती है किसी चीज को लिखने की, उसकी बात चल रही है। चलो पूरा समझ लेते हैं उसे।
कैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है उस चीज को पूरा समझ लेते हैं। देखो डायग्राम समझ में आ गया होगा, डायग्राम में R21 समझ गए होगे। अगर R12 की बात करेंगे तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा, R12 को डिफाइन करेंगे R1 माइनस R2। तो इस चीज को क्या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। R21 वेक्टर लिखा जा रहा है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R12 वेक्टर लिखा जा रहा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देन द रिलेशन बिटवीन द R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर कैन बी रिटन एज R12 वेक्टर इज माइनस ऑफ R21 वेक्टर, या फिर R21 वेक्टर इज माइनस ऑफ R12 वेक्टर। इसी के ऊपर लगा दो कैप, टोपी पहना दो, और टोपी पहना दोगे तो ये हो जाएगी क्या, डायरेक्शन। भाई टोपी पहना दीजिए, बन गई डायरेक्शन। कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये है क्या मैग्नीट्यूड, इसके साथ टोपी पहना दो, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। टोपी पहनाओ इसके साथ। R, अगर F किसकी बात कर रहे हो, किसका स्पेसिफाई करो, F12 है कि F21 है। अगर हम 21 की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी 21 और यहां पर R21 का कैप लगा दो, क्योंकि टोपी हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बता रही है किसकी तरफ जा रहा है। तो R21 की तरफ जा रहा है, R21 कैप लगा दीजिए, ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सिंपल है एकदम, कोई डरने वाली, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलिए अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है क्या होती है। यहां पर देखो R21 कैप को डिफाइन किया है, फिर R21 कैप को इस तरफ दिखाया है, और यहां पर Q1 Q2 बोल रहा है लेस देन 0 है। यहां पर आपको बोल रहा है Q1 और Q2 अगर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, उस सिचुएशन की बात कर रहा है। यहां पर देखो, यहां पर रिपल्सन को बताया गया है और यहां पर अट्रैक्शन को बताया गया, इसीलिए Q1 Q2 का जब प्रोडक्ट है उसको क्या बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है। ध्यान से सुनना, इसका कहना है कि अगर तुमने एक डायरेक्शन को R21 कह दिया है तो कह दो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम फॉर्मूला में Q1 Q2 जगह रख रहे हो तो जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रख देना, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनो, अगर F21 वेक्टर को तुमने डिफाइन किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर, यहां पर वेक्टर ना लिखो, लिखो कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि उसका स्क्वायर हुआ है, और यहां पर लिख दिया R21 कैप। ये मान लो अभी हम लोगों ने पढ़ा रिपल्सन के लिए, अगर अट्रैक्शन होगा तो कह रहा अगर Q2 नेगेटिव है या Q1 नेगेटिव, जो नेगेटिव का नेगेटिव लगा देना, आंसर सही है, कोई गलत समस्या तकलीफ परेशानी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता हो तुम्हें यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसका मतलब ये वाला पैरा, ये वाली लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। इससे ये वही चीज है जो अभी हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है, मन होगा पढ़ना, नहीं मन होगा छोड़ देना। ये वही बात है जो अभी बताया, R21 क्या होता है, R12 क्या होता है, और अभी हम लोगों ने बोला R12 वेक्टर इज माइनस ऑफ R21 वेक्टर। यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, इसी की पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है, पूरी रामायण उसकी दी हुई है, और यहां पर वो टोपी वाला मतलब कैप वाला काम दिया गया है, और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को यहीं तक क्या कह दिया गया है कि भाई वेक्टर फॉर्म हो गया है डिफाइन। वेक्टर फॉर्म से डरने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म बहुत ईजी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा है, ये है F21 वेक्टर, और यहां पर इसका लगा दिया है टोपी वाला साथ में है, तो इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, हो गया खत्म कहानी। चलो ये जो नीचे बात दी है ये भी वही बात है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट पेज में फिर से आपका F12 वहां पर डिफाइन था, वहां पर F21 डिफाइन था, यहां पर F12 डिफाइन कर दिया गया है, और बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है F12 वेक्टर, ये क्या है, माइनस ऑफ F21 वेक्टर हो जाएगा, या फिर F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर हो जाएगा। ये बात तो हम जान ही रहे हैं क्योंकि उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होना है, तो ये सारी चीजें देखिए। अब ये वाली लाइन पढ़ो ध्यान से, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। जो लास्ट लाइन आपसे बोला कि कूलम्ब्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। अगर ये वैक्यूम में है तो यही फॉर्मूला लग रहा है, अगर ये वैक्यूम में नहीं होंगे तो अब तक जो फॉर्मूला हम लगाते आ रहे थे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पर सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। तो ये सेकंड लाइन आपका क्या कर रहा है उसके बारे में बोला, और यहां पर बोला भी है कि अगर वो वैक्यूम से ना होकर के कुछ और है तो उससे रिलेटेड चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। बट मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं हम किसका, वैक्यूम का।
अगर वैक्यूम नहीं होगा तो एप्सिलॉन यूज करेंगे और एप्सिलॉन हो जाता है एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन आर को आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर एप्सिलॉन आर को आप यहीं पर कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर कूलम्ब्स लॉ को मीडियम के फॉर्म में पढ़ना हो, कूलम्ब्स लॉ को किसके फॉर्म में पढ़ना है, मीडियम के फॉर्म में पढ़ना है, तो मीडियम के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा फोर्स का एफ फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कर दो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज सेम रहेगा, कोई उसका नया मतलब नहीं आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत मतलब वाली बात नहीं है, बस इतना ही कह रहा है कि भाई वैक्यूम में सेम रहता है जैसा अभी पढ़ा है, मीडियम में बदल जाएगा, और मीडियम में जो बदलेगा उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो कूलम्ब्स लॉ खत्म हो गया है, ये बहुत भयानक भयानक सवाल यहीं पर दे दिया है, लेकिन समझ लेते हैं, समझ लोगे तो बहुत सिंपल है, नहीं समझोगे तो भयानक ही लगेंगे। चलो क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है, आपको कंपेयर कराना है, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कराना है, ये क्वेश्चन आपका दिया है। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। अगर आप इसको रीड करो तो यहां पर बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और यहां पर बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी मास एंड चार्ज, बोथ अर्थ हैव द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस रिस्पेक्टिवली। कंपेयर, किसको कंपेयर कराना है, ध्यान से देखिएगा भाई। अब कंपेयर द स्ट्रेंथ, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सबसे पहले हमें इन दोनों फोर्सेस का क्या करना है, कंपेयर कराना है, मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है, और किसके किसके बीच, पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। चलो इस बात को समझते हैं। अगर कंपेयर करने को बोल रहा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पढ़े थे पिछले साल, जिसे आप लोग कहते थे, क्या कहते थे, G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। कुछ कट रहा है, हाँ हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है, तो इसलिए आर स्क्वायर को हटा देते हैं, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल आउट। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो आया है, ये आया है आपका K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में G टाइम्स m1 m2। देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, अगर हम लोग पहला कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम होना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम, विच इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसकी वैल्यू आप यहां पर Q1 Q2 की जगह रख दोगे, K की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा, इतना देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9 टाइम्स 10⁻9 रख दोगे। बिगर G की वैल्यू होती है 6.67 टाइम्स 10⁻11 रख दोगे आप, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टाइम्स 10⁻31 रखोगे, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना रखोगे, 1.66 टाइम्स 10⁻27। ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट करोगे, और जब पुट करोगे तो फाइनली तुमको ये आंसर मिलेगा जो यहां पर दिया हुआ है 2.4 टाइम्स 10⁻39। जब आप सारी वैल्यूज रखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 2.4 टाइम्स 10⁻39। इसका मतलब समझो ध्यान से कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक is 2.9 times 10⁻39 times greater than the force of gravitation। और अगर इसी चीज को तुम कैलकुलेट करते हो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, तो उसके लिए भी आपको दिया गया है, देखिए इसी चीज को आप कैलकुलेट कर रहे हो कहां से कहां के बीच, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, तो उसकी वैल्यू आपको मिली है 1.3 टाइम्स 10⁻36। इसका मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में 36 टाइम्स ग्रेटर है, 10⁻36, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर।
यहां पर आपसे बोल रहा है द एक्चुअल फोर्सेस बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स 10 to the power -15 में इनसाइड अ न्यूक्लियस आर समथिंग अप्रोक्सीमेटली 230 न्यूटन, वेयर एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज समथिंग अप्रोक्सीमेटली दिस। ये एक्चुअल फोर्सेस आपको बता रहा है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लगता है। अब डेफिनेटली ये डायमेंशनलेस होगा क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, रेशियो फिगर आउट किया है। इसी का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको एक्सेलरेशन फिगर आउट करना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। वही आपका यहां पर लगाया गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और दोनों ही एक्सेलरेशन आपको निकाल दिए गए हैं, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आपको इस क्वेश्चन में करना था, कुछ नया लॉजिक नहीं था। एक बार आप लोग ट्राई करोगे, अदरवाइज एक एग्जांपल की जब हम लोग पूरी क्लासेस लेंगे तो सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। यहां पर भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.4 डिस्कस करें। 1.4 एग्जांपल क्या कह रहा है कि यहां पर उन्होंने लिया है, इसको समझते हैं। वन 1.4 आपसे कह रहा है कि उन्होंने सबसे पहले लिया एक चार्ज बॉडी या पॉइंट चार्ज लिया और इसको ऐसे लटकाया है, इसके पास एक दूसरा पॉइंट चार्ज लाया है बी, जिससे इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर कुछ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, दोनों पॉजिटिव थे तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ क्या लग रहा होगा, रिपल्सन। अब वो क्या कर रहे हैं कि एक सी और एक डी न्यूट्रल बॉडीज को इनके पास ला रहे हैं। हमें पता है ना, जब भी न्यूट्रल बॉडीज को किसी चार्ज बॉडीज के पास लाते हैं तो उनके जो चार्ज रहते हैं वो न्यूट्रल बॉडीज पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे चार्ज हो जाते हैं हाफ। तो एज्यूम करो कि Q के पास चार्ज रहा होगा, पहले वाले के पास चार्ज रहा होगा Q1 और इसके पास चार्ज रहा होगा Q2। इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो फोर्स आया होगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 की वैल्यू है Q1, Q2 की वैल्यू Q2, अपॉन में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर का स्क्वायर लिख दो। यह है आपका इनिशियल फोर्स। जब न्यूट्रल बॉडी से इनको अटैच कराया गया होगा, न्यूट्रल बॉडी से जैसे ही अटैच कराओगे तो Q1 का चार्ज हो गया हाफ, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक बॉडी के पास चार्ज था Q1, दूसरी बॉडी के पास चार्ज था 0 और दोनों ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसलिए Q1 अपॉन क्या आ गया 2। तो जैसे ही आप दूसरा चार्ज न्यूट्रल बॉडी को हटाओगे तो 1 के पास चार्ज बचा है Q1 अपॉन 2 और दूसरा ले के पास जो चार्ज बचा है वो Q2 अपॉन 2 बचा है। और अब इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस को उन्होंने कह दिया है कि हमने रख दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स Q1 अपॉन 2 Q2 अपॉन 2 और अब है 5 सेंटीमीटर तो 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को हम लोग बदलना है किसमें, मीटर में। इन दोनों को सॉल्व करो, इस वाले फोर्स को सॉल्व करो, इसे नाम दे दो F प्राइम, और इस वाले फोर्स को सॉल्व करो, कंपेयर करो कि फोर्स में क्या कुछ चेंज हो रहा है। कंपेयर करिए कि फोर्स में क्या कुछ चेंज हो रहा है, और अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो पाओगे दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, सेम है। दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, सेम है। तो फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज ही जैसे रिड्यूस हुआ है वैसे डिस्टेंस भी रिड्यूस हो गई है। तो फोर्स F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज के रिड्यूस होने से फोर्स रिड्यूस होता है, लेकिन ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जैसे ही डिस्टेंस कम होगी फोर्स फिर से बढ़ जाएगा। तो अगर चार्जेस कम हो गए हैं लेकिन वो पास पास रख दिए जाएं तो उनके बीच जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को देने का मतलब यही था एनसीईआरटी के द्वारा। चलो, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारी बातें आज हम लोगों ने कर लिया, एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस आ जाएंगे तो उनके लिए फोर्स कैसे आप निकालेंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।